हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम मुज़ैर यूनुस है और पिछले दो तीन एपिसोड से हम पाकिस्तानी सियासत के अलावा दुनिया भर की सियासत की बात कर रहे थे। बात की हमने लास्ट वीक फ्रांस में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसके ऊपर, लेकिन मंडे को जब मैं एटलीस्ट वाशिंगटन में सुबह उठा तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पीटीआई पे बैन लगाने जा रहे हैं और खान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 के केसेस भी लगाएंगे जो कि ट्रीजन का केस है। उस पर पिछले 24-48 घंटों में काफ़ी बहस हो रही है। तो मैंने सोचा इन सारी चीज़ों पे बात की जाए एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे एनालिस्ट और जर्नलिस्ट से जिनकी किताबें एनालिसिस पढ़ के एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। और वैसे ही प्लान था कि उनको इनवाइट किया जाए और इवेंट जो है वो ऐसी हो गई कि मैंने कहा कि जल्दी जल्दी इनको इनके कॉलम लिखने के बाद पकड़ा जाए। तो जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया है। तो जाहिद साहब, शुरू करते हैं इस अनाउंसमेंट से। बल्कि सुबह अगेन आज ट्यूसडे है, तो जब मैं आज उठा तो ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट चल रही थी कि उन्होंने कहा कि जो प्लान है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि नवंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शंस पे हमला कोर्ट ऑन कोर्ट किया जाए। पीटीआई ने कल अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है इससे पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं वो हिल जाएंगे, विल शेक द फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा। आप कैसे देख रहे हैं इस अनाउंसमेंट को, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लास्ट वीक जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी थी, है और उसको उसकी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल उज़ैर सबसे ये बात ही थी कि जो भी ये फैसला किया गया है वो तो अचानक ही आया है। मतलब बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि शायद हुकूमत का इरादा है कि पीटीआई को बैन किया जाए, बल्कि पिछले जब पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त से ये बात चल रही थी। लेकिन जो अनाउंसमेंट आया वो यकीनी तौर पे काफी शॉकिंग था। और इसलिए शॉकिंग था कि वो यानी एक बिल्कुल लगता ये था कि उसके पीछे खास तौर पे जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजह से वो काफी हिले हुए नजर आते थे। और ये फैसला जो है यही किया गया कि आप जो है पीटीआई को एक ही तरीके से रोका जा सकता है कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब फैसला करते हुए उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचे थे। और ऐसा लगता था कि जैसे मतलब इन्होंने फैसला तो कर लिया है और एक लिहाज से कि जो है उस पर लेकिन अमल दरामद करना जो है वो मुझे नजर नहीं आती है। एक बहुत साफ बात है कि आईनी तौर पे कोई हुकूमत ये अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकती है कि किस जमात पे पाबंदी लगाई जाए। और खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद जो है ये रखा गया है कि जो है अगर किसी पार्टी पे कोई इल्जाम है जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं या और एंटी स्टेट एक्टिविटी के, तो उसका रेफरेंस जो है हुकूमत भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ये फैसला खुद नहीं कर सकती है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो है यही मैं समझने आ रही है मुझे कि ये फैसला कैसे किया गया। कि एक तरफ तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर रखा है। शायद मेरा ख्याल पूरा जोर जो है पीटीआई की तरफ तो एक तरफ है ही है, लेकिन गुस्सा जो है असल में वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही है। क्योंकि जो फैसला दिया गया है उसके मैं समझता हूँ कि फैसला एक बहुत ही अहम फैसला था ये। उसमें ये बात तो कही जा सकती है कि जो पिटीशन थी उससे हट के फैसला किया गया है। लेकिन वो उसकी वजह भी नजर आती है कि जो बहुत सारी गलतियां की गई थी पिछली माजी में, और जिस तरह से कोशिश की गई थी कि पीटीआई को पूरे इलेक्शन के उससे प्रोसेस से अलहदा किया जाए, या उसको कम से कम इतनी वो ना दी जाए कि वो इलेक्शन जीत सके। तो मेरा ख्याल ये है कि वो एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था, आपको याद होगा, जिसमें सिंबल जो है उसका वैट का सिंबल जो था वो खत्म करने, ये सिलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको इंडोर्स किया था। और सारी चीजें जो है फिर वहीं से जारी होती हैं। तो ये सवाल जो है जब ये फैसला हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि ये फैसले की एक बाज़गश्त नजर आती थी तमाम चीजों पे। तो ये जो है जिसमें मैं समझता हूँ कि ये उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कोशिश थी कि उन गलतियों की रेमेडी की जा सके जिसके नतीजे में इलेक्शन जो हुए थे और एक एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी जिसमें एक पार्टी को पूरे प्रोसेस से अलहदा करने की कोशिश की गई थी। और मेरा ख्याल ये है कि यही चीज जो है मैं हुकूमत के गुस्से का जो है बायस बनी, क्योंकि वो कभी शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस किस्म का फैसला आएगा।
और मैं समझता हूँ कि जो है आप पता नहीं उनको अगर समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन और लोग जो भी देख रहे थे कोर्ट की कार्रवाई, क्योंकि अब तो ये जो है वो लाइव इसकी टेलीकास्ट होती है, तो उनको ये साफ अंदाजा चल रहा था कि फैसला जो है वो कुछ इसी किस्म का आएगा, इतनी हद तक ना भी सही लेकिन इस हद तक आएगा कि जो है वो सीटें जो है वो पीटीआई को दी जाएंगी। अब वो किस तरह दी जाती हैं वो अभी तक समझ में नहीं आ रही थी। लग रहा था कि यार सुन्नी इत्तेहाद को मिलेगी। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन ये कि जो एक लिहाज से जो फैसला अगर देखा जाए तो वो बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसला था। और मेरे ख्याल इसी का जो हुकूमत की तरफ से जो हमें गुस्सा नजर आ रहा है, जो आपको कह सकते हैं फ्रॉथिंग एंड फम्बलिंग जो हो रही है मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की तरफ से, वो इसी चीज का इजहार है। अब वो पता नहीं तारीख के कहाँ कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं कि पहले जजों ने ये फैसला किया था, वो फैसला किया था। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। पीटीआई के खिलाफ तो पहले ही एक जारी थी कन्फ्रंटेशन की सूरत, लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि उनका पूरा जो है निशाना है, पूरी जो है ऐलान जंग जो है वो जुडिशरी के खिलाफ। अच्छा जाहिद साहब, मुझे एक चीज़ इसमें, एक तो हुकूमत का आपने जिक्र किया, तो पहला सवाल तो मेरा फॉलो ऑन ये बनता है कि क्या ये हुकूमत गुस्से में है कि गुस्सा कहीं और से आ रहा है, और हुकूमत जो है वो उसकी नुमाइंदगी एक तरह से कर रही है? उस पर मैं आपकी असेसमेंट चाहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि ठीक है, ओरिजिनल सिन कोर्ट ने रिवर्स की, जस्टिस ईसा की अपनी डिसीजन जो है उसकी वजह से ओरिजिनल सिन आती है, जो आपने भी कहा कि बैट जो का जो सिंबल था वो ले लिया गया, तो उसे एक तरह से रिवर्स किया गया लास्ट वीक। पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी पार्लियामान में, ठीक है, अगर वो लार्जेस्ट पार्टी है भी तो हुकूमत तो फिर भी सिक्योर है। तो अगर हुकूमत सिक्योर है और पार्लियामान में उनकी मेजॉरिटी कोalition के साथ फिर भी रहेगी, पीटीआई पीपीपी उनके साथ है और बाकी जो छोटे मोटे allies हैं उनके साथ हैं, तो क्या हुकूमत को, क्या पहले तो हुकूमत खुद गुस्से में है कि कोई और है, या और हुकूमत को गुस्सा आ क्यों रहा है इतना, क्योंकि कुछ बदला तो नहीं है सच। मेरे ख्याल हुकूमत का गुस्सा जो है पिंडी से शुरू होता है, कि मतलब पिंडी से वो गुस्सा जारी होता है, जो कि फिर इसका इजहार जो है फिर हुकूमत भी करती है। ये तो सबको पता है कि जो है यानी एक हद तक जो भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं पीटीआई के खिलाफ, तो गवर्नमेंट में तो इतनी सख्त नहीं थी। इस कोalition गवर्नमेंट में एक वीक कोalition गवर्नमेंट है कि वो इस किस्म की कार्रवाई कर सके। जो अब तक कार्रवाई हुई है तो उसमें तो साफ नजर आता है कि बराह रास्त ताल्लुक उसका इस्टेब्लिशमेंट में ही था। और जो फैसले किए गए थे पहले भी, जो जिस तरह से पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन किए गए थे, इलेक्शन से पहले मुकदमात बनाए गए थे, या जो है फिर लोगों को मजबूर किया गया था कि पार्टी को छोड़ दें, तो वो हुकूमत ने तो नहीं किया था, या उस वक्त की जो है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने तो नहीं किया था। ये फैसला तो इस्टेब्लिशमेंट का था। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो है यानी फैसले पे फैसले का असर जो है वो मेरे ख्याल बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पे ही पड़ रहा था। और यकीनी तौर पे एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, एक बका का सवाल है, जहाँ पे जो है दोनों के एक मफादात जो है इस्टेब्लिशमेंट हो, और या एक कोalition, जो रूलिंग कोalition है उसके एक ही से बन के आते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि जो है यकीनी तौर पे जो फौज की तरफ से कोई रास्त आईएसपीआर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, उसने की। और आईएसपीआर पहले करती थी, लेकिन अब शायद उन्होंने कुछ सीख लिया है कि रिजेक्टेड वाली ट्वीट्स और जर्नलिस्ट के नेटवर्क डायग्राम्स एक ज़माने में दिखाए जाते थे कि वो किस तरह एक नैरेटिव बना रहे हैं, शायद उससे भी कुछ सबक सीखा गया है। लेकिन आई एग्री विथ यू कि गुस्सा पिंडी की तरफ से आ रहा है अगेन, लाइक उस पर फिर फॉलो ऑन सवाल, अगेन आप इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को एजुकेट करें कि एक तो ठीक है कि स्प्लिट है करंट इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप का, जीएचक्यू का, जनरल मुनीर का इन पर्टिकुलर विद पीटीआई, वो हमें समझ आती है, उससे बात भी हो चुकी है। लेकिन एक और चीज़ जो बात की जा रही थी वो ये थी कि कोई आईनी पैकेज तैयार हो रहा है जिसके लिए ज़रूरी है 2/3 मेजोरिटी। ज़रा ऑडियंस को समझाएं, आपकी रीड किया है, क्या है ये आईनी पैकेज, क्या करना चाह रही थी इस्टेब्लिशमेंट? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से भी गुस्सा ज़्यादा है कि वो पाथवे जो था वो अब ब्लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल असल बात यही है। देखें, ये बात सही है कि इस फैसले पे जिसमें तकरीबन 23 सीटें जो है वो तब्दील हुई हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। जो 23 सीटें जो है जो कि कोalition के पास थी वो अब पीटीआई के पास चली गई हैं। और ये यकीनी बात है कि पीटीआई एक द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी तो आ गई है।
लेकिन जो कोalition पार्टीज की अपनी अक्सरियत है वो तो खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि जो है वो उनकी जो दो तिहाई जो अक्सरियत थी, जो कि जरूरी होती है किसी आईनी तरमीम के, वो खत्म हो गई। और ये बात हकीकत है कि मेरे ख्याल जो हुकूमत का गुस्सा, ये जंजलाट जो है इस बात ही पे है, क्योंकि वो उनकी तरफ से बात आ चुकी भी है पब्लिक में, कोई यानी कोई सीक्रेट नहीं है कि जो है वो करना चाह रहे थे। एक तो जुडिशल रिफॉर्म का था इनका प्लान, जिसमें जिसमें ये बात भी थी कि एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ जजेस। एक तो ये था। दूसरी बात ये थी कि उसके साथ साथ जो है, अगर तारड़ साहब का जो ये लॉ मिनिस्टर है, उनकी तरफ से एक बयान भी आया था कि जजेस जो है वो, उनके ऊपर भी जो है कोई ऐसा कानून का इतलाक होगा जिससे उनकी एक अकाउंटेबिलिटी हो सके सिटिंग जजेस की। तो एक खास, वो एक पूरा जो है इनके सामने मंसूबा था। और ऑब्वियसली हुकूमत का तो अपना एक होगा एजेंडा, लेकिन ये उसमें यकीनी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट इसमें शरीक थी, और वो जो है वो खत्म। अच्छा, लेकिन एक और बात भी जो मेरे ख्याल इस वक्त तक अभी तक डिस्कशन में नहीं आ रही, इसके मुतालिक मैंने पहले भी एक दफा लिखा था, वो ये है कि ये जो है ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने, इट हैज ओपन द होल पेंडोरास बॉक्स। उसमें बहुत सारे और लीगल क्वेश्चन अब आएंगे, और मेरे ख्याल खौफ जो है वो इसको दोनों को जो है यही इस बात का है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, सेनेट के हालिया इलेक्शन हुए थे, 50 सीटों पे आधी सेनेट इलेक्ट हुई थी, जिसका इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो बनती थी सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली और सेनेट। लेकिन अगर आप देखे जाए तो ये से पूरी जो इस फैसले के बाद जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल तब्दील हो गया है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या वो इस सूरत हाल में इलेक्शन जो होंगे एक वो है, वो क्या क्वेश्चनेबल, या उनकी लीगैलिटी जो है क्वेश्चनेबल बन जाती है। एक तो ये। दूसरी बात ये आती है कि यही यही इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी हुआ। तो एक लिहाज से अगर देखा जाए तो एक लीगल बैटल का एक नया दौर शुरू हो सकता है। और तो ये चीजें जो है, मेरे ख्याल हुकूमत को शायद इसका अंदाजा नहीं था कि ये सारी चीजें होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है एक जो सारा कुछ झंझलाहट नजर आ रही है, वो एक ऐसे है जो कि बहुत ही कोई स्ट्रांग जो हुकूमत या स्ट्रांग जो एस्टेब्लिशमेंट या स्ट्रांग जो डिस्पेंसेशन है उसकी तरफ से नहीं है। ये बहुत ही एक कमजोर जो है सूरत हाल है। देखिए, एक तो ये बात आपको नजर आएगी, आप इसका पस मंजर भी थोड़ा सा देख लें। एक पस मंजर ये भी था कि जो है इस वक्त जो है जजेस ने एक मुश्तरका तौर पे इस बात को रजिस्ट करना शुरू किया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जो मदाखलत रही है फैसलों में या अदालती कार्रवाइयों में, उसके खिलाफ बहुत शिद्दत के साथ आवाज उठी। 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो खत लिखा था, उसके बाद भी जो है ये जस्टिस बाबर सत्तार ने एक अलग से भी लिखा था, जिसमें उन्होंने ये किया था कि जो है उन पे एक ऑडियो लीक का जो केस चल रहा है, जिसमें उन्होंने एक हद तक इंडाइटमेंट होती है इंटेलिजेंस एजेंसी, खासतौर पर आईएसआई की, तो उसके ऊपर से दबाव है कि ये केसेस खत्म और हो इस पे जाए। अगर मैं कता कलामी माफ ऑडियंस के लिए, अगर फेमिलियर तो होंगे लोग, क्योंकि ये हेडलाइंस में था कि खत लिखा गया इलीगल सर्वेलेंस और कोर्जन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने पूरा एक इलीगल सर्वेलेंस का केस चलाया, जिसकी एंड पे जाके पाकिस्तानी अवाम को ऑफिशियली मालूम हुआ कि एक तो कानूनन ये सर्वेलेंस हो नहीं रही, और नंबर दो जो सबसे हैरानी की बात थी कि सिस्टम मौजूद है जो कि 40 लाख पाकिस्तानियों की सर्वेलेंस करने की कैपेसिटी रखता है, जिसके तहत ये सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और सर्वेलेंस हो रही थी। इट वाज आउटसाइड ऑफ द डोमेन ऑफ द लॉ। और उस जजमेंट के आने के घंटों या दिनों बाद एक जल्दी जल्दी गजट में अपडेट आती है कि तमाम पावर सर्वेलेंस के वो आईएसआई को दिए जाते हैं, जिसके अंडर मतलब कोई प्रोसेस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किस तरह वो डिसीजन मेक की जाएगी वो नहीं है उसके अंदर। तो मैं चाहता था कि आपको इंटरप्ट करके ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये पूरा एक नक्शा है पाकिस्तान में इस वक्त सर्वेलेंस का। बिल्कुल सही है। देखें, एक और बात भी है कि इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूं मैं, कि 2013 में एक कानून बना था, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान को एक लिहाज से खतरात का सामना था इंटरनल सिक्योरिटी के। उस वक्त टीटीपी और फौजी कार्रवाइयाँ चल रही थी, दहशतगर्दी की कार्रवाई बढ़ रही थी। तो एक कानून पास हुआ था, और बाकायदा एक कानून पास हुआ था जिसमें यह था कि जो है कुछ इख्तियारात दिए गए
लेकिन वो इख्तियारात जो है वो बिल्कुल वो नहीं थे, स्वीपिंग इख्तियारात नहीं थे किसी इंटेलिजेंस एजेंसी पर। उसमें बाकायदा एक पूरा एक वो किया था कि एक 20 डिग्री दर्जे का जो है वो जो आईएसआई ऑफिसर या कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो पहले एक करेगा, दरख्वास्त करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और वो जो है कि इसको फलाना शख्स को हमें सर्विलेंस करने की इजाजत दी जाए। एक हाई कोर्ट का जज और एक जो है सेक्रेटरी जो है फिर उसको एग्जामिन करके वो फिर आपको ये देते थे राइट कि आप कर सकते हैं। और उसको फिर उसकी वो जो आखिर में जो है वजारत दाखिला की एक अप्रूवल की जरूरत होती, एक होल प्रोसेस था। मतलब ये नहीं था कि किसी एक फर्द ने को ख्वाहिश हुई उसने जाके करना शुरू किया। लेकिन ये मतलब है पाकिस्तान में कोई कानून पर दूसरा का अमल दरामद नहीं होता है। और खुद ऑडियो लीक का जो केस है वो साफ जाहिर करती है, मतलब जिस तरह से लीक्स किए गए थे ऑडियो, मजाक जो लोगों की अपनी निजी जो बातचीत थी जजेस की बेगमात की, और इसी तरह से जो है मुख्तलिफ सियासी लीडरों की। तो जिस तरह से वो ऑडियो लीक्स हुए थे तो ऑब्वियसली वो कोई एक आम आदमी तो उसको नहीं कर जी। सकता था, और वही। जस्टिस जस्टिस सत्तार ने ये भी उनके केस और उनकी ज़बरदस्त प्रोसीडिंग्स की वजह से हमें ये भी मालूम हुआ कि जो कानून जिसकी आप बात कर रहे थे, उस कानून के तहत कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके सामने नहीं लाया गया कि एक भी ऐसा केस हो जो उस कानून के तहत जिसकी सर्वेलेंस की गई हो। एब्सोल्युटली। तो वो उसके बाद फिर आपको पता है कि जल्दी जल्दी एक 18 नोटिस जारी हुआ कि 18 ग्रेड का जो ऑफिसर वो जब भी मर्जी आए जिसकी भी चाहे वो सर्विलेंस कर सकता है, एक बहुत ही स्वीपिंग एक इस्तारा दे देंगे। अब मसला ये आता है कि ये भी इलीगल है। इलीगल इसलिए है कि जो इस किस्म के कानून बनते हैं उसके ये गवर्नमेंट के एक नोटिस से नहीं, ये कोई एक या तो अप्रूवल चाहिए होती है उसको पार्लियामेंट की, या कोई और जो है इस किस्म के जो आपके रूल्स जो होते हैं उसको चेंज करने की बात आती है। एक नो तो ये एक खुद भी एक सवालिया निशान है, और मेरे ख्याल इसको चैलेंज भी किया जा चुका है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो यानी जो एक कोशिश ये थी कि जो है पूरी तरह जो है एक ऐसा सिस्टम जिसको मैं तो हाइब्रिड भी नहीं कहता हूँ, हाइब्रिड तो पहले था इमरान खान के जमाने में। ये तो मैं इसको कहता हूँ कि ये दिस इज बेसिकली मिलिट्री रूल विद सिविलियन फैसाद। तो ये एक चीज थी, उसके लिए ये तमाम चीजें ऐसा लगता था कि जो है वो एक स्मूथली चला सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि जो रेजिस्टेंस हुई है जजेस की तरफ से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रुकावट बन गई है कि पूरा जो है गेम प्लान जिसको कहते हैं कि एक मुल्क में सेमाई अथॉरिटेरियन टीम कायम की जाए, वो शायद अब मुमकिन नहीं नजर आ रहा था। और यही वजह है कि अब जो है ये बैन करने का फैसला किया। लेकिन एक और बात है कि जो है गैर के ये चीज यहाँ पे रुक नहीं सकती है। बात यह है कि ये अब जब ये फैसला किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक लीगल बैटल शुरू हो जाएगी। मैं उसी लेकिन तरफ आ रहा था, मैं अपना सवाल कर लेता हूं क्योंकि ये आप मेरी सवाल की तरफ ही जा रहे हैं। तो मेरा सवाल अब ये था कि आज डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई, फिर मैं थोड़ा सा क्विकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले ग्लांस कर रहा था कि कोई बात की जा रही है कि रिटायर्ड जस्टिस को इंडक्ट किया जाए पूरी बेंच की जो कैपेसिटी है वो फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये भी उसी एक कड़ी का हिस्सा है कि अब क्योंकि जस्टिस ईसा अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं, तो किसी तरह इंडक्ट किया जाए विद द एक्सक्यूज बीइंग के कैपेसिटी पूरी नहीं है, तो बैकलॉग बढ़ रहा है, तो कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, और सिर्फ ये इसी तरह हो सकता है कि रिटायर्ड जस्टिस को लाया जाए। अगेन, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट फेमिलियर विद द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैं ये बात समझ सकता हूँ एज एन एनालिस्ट के अब हर डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का, इंडक्शन का, उसकी चेंजेस का, उसके रिफॉर्म्स का, वो इसी पॉलिटिकल पस मंज़र में जो आपने बयान किया देखा जाएगा। तो आप कह रहे थे ये बात रुकेगी नहीं, तो कहाँ तक जाएगी ये बात? अब तो वो कह रहे हैं कि भर्ती करेंगे हम पहले। सिर्फ जो है ये मुमकिन है इसलिए अभी मैं देख रहा था आपकी बात से तो मैंने देखा नहीं था इनकी बाकी, वो देखा था कि 4 जजेस जो है पुराने रिटायर्ड जजेस में से जिनकी कहा गया था कि डाउट जजेस बन जाए, बाद उनकी अच्छी रिपुटेशन भी थी, तो वो जो है उनमें से एक दो तो अपने आप को रिक्यूज कर दिया उन्होंने क्योंकि जो कुछ हो रहा है। लेकिन ये था कि देखें जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें आप कहीं से भी भर्ती कर दें, एक रिटायर्ड जज को भी लेके आ सके। मैं नहीं समझता हूँ कि उसके लिए जो है या जस्टिस काजी फायद साहब जब मुझे लगा के बैठी हुई है हुकूमत, तो उनकी खुद भी रिपुटेशन बहुत ही स्टेक पे लगी।
अगर आप देखें कि इस जो है जो फैसला हुआ था, उसमें जरा आप पढ़ लें इसके मुख्तलिफ जो जजेस के, तो मैं समझता हूँ ये 11-2 का फैसला था। अगर 8-5 का फैसला नहीं था, 11-2 का फैसला था। इसमें काजी फैज ईसा भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने इस बात को रिकग्नाइज किया कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है और उसको पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पे तस्लीम किया गया है। तो ही इज ऑल्सो एक्चुअली रिकग्नाइज द पीटीआईज और जो राइट टू हैव रिजर्व सीट, शेयर ऑफ रिजर्व सीट, तो वो तमाम चीजें तो नजर आती हैं। तो मैं, अगर आप देखें गौर से, तो सारे जो है प्रोसीडिंग के दौरान द पर्सन वाज मोस्ट डिफेंसिव वो काजी फैज ईसा, क्योंकि एक रिपुटेशन तो थी उनकी पहले। मतलब बात यह है कि अगर एक एक जज जो है, ये चीफ जस्टिस जो है, वो अगर इतना वो करेगा तो उसके लिहाज से उसकी जो लेगेसी है उस पर तो असर पड़ता है। लेकिन एक और चीज भी आती है कि मेरा ख्याल ये है कि शायद बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ये एक तजवीज थी और एक अमेंडमेंट की बात भी आ रही थी कि जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 3 साल बढ़ा दी जाए। आजकल अभी तो 65 ईयर्स है, जी। उसको 68 तक कर दी जाए, जिसकी वजह से 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है चीफ जस्टिस, इस वक्त के मौजूदा और चीफ उसकी भी जस्टिस। जो रीजनिंग है वो बड़ी एक तरह से हिलेरियस है कि वो कह रहे हैं कि आईएमएफ का दबाव है पेंशन्स के ऊपर, तो हम एक्सटेंड करेंगे तो पेंशन्स का बिल हो जाएगा। और आई थिंक आपकी कॉलीग हैं और मेरी दोस्त हैं आरिफा नूर, अपने शो में उन्होंने यही सवाल किया कि 2 साल बाद तो पेंशन देनी होगी ना, तो खर्चा कैसे कम हो रहा है इस मूव से। अल्टीमेटली तो हाँ, बेनिफिट्स अकर होंगे, और 2 साल आप उनको एक्सटेंड भी करेंगे तो उनके बेनिफिट्स और पे आउट्स तो फिर भी आपने देने हैं। तो ये बात लेकिन समझ नहीं बहुत आती। इस हुकूमत की अब जो नाअहली है, वो तो बहुत सारी जो में उसकी अक्कासी होती है, जो सही आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। दिस शुड बी द लास्ट आर्गूमेंट टू जस्टिफाई। असल बात ये है कि चलें, ये शायद दुनिया भर में आजकल वो हो रहा है कि उम्र बढ़ती आ रही, लेकिन एक और भी हुआ है कि जो मैंने देखा था कि अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में काजी फैज ने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं। तो अब मसला ये आता है कि जो है वो इतना आसान भी नहीं होगा। ख्वाहिशात तो बहुत हो सकती हैं इस हुकूमत की, और हमेशा होती हैं कि किस तरह से अपना एक एक जो अथॉरिटेरियन जो हमारे यहाँ तो एक है। हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि सिविलियन गवर्नमेंट जब इलेक्ट होकर आती है तो ये ट्राइज टू बिकम अथॉरिटेरियन, और जब मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो ये ट्राइज टू बिकम डेमोक्रेटिक। तो वो जो है ये हमेशा रहा है। और मेरा ख्याल ये कि एक 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 देखें, एक लॉजिकल वो चीज है। बात यह है कि जो डायनेमिक्स क्रिएट होती हैं खासतौर पर इलेक्शन के बाद, उसको आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। एक डायनेमिक्स क्रिएट हुई है पाकिस्तान की तारीख में, उस लीव असाइड एक्चुअली कि इमरान खान की पॉलिसी क्या रही। हम लोग बहुत ही क्रिटिसाइज भी करते थे, उनकी बहुत सारी अपनी खामियां थी। उन्होंने खुद भी जो है उनकी जो पॉलिसी रही है उसमें मिलिट्री को बहुत ज्यादा तकवीत भी पहुंचाई है, वो तो अलग मसला है। लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त जो है, अगर पॉपुलर तरीन चाहे वजूहत के जो है वो है, लेकिन एक और जो इलेक्शन में अगर आप देखें तो इलेक्शन शोज कि किस तरह से तब्दीली आई पाकिस्तान। एक ऐसी पार्टी जिसको ना इजाजत थी कि अपने कैंडिडेट अनाउंस कर सके, जिसको ना कैंपेन करने की इजाजत थी, जिसके पास कोई सिंबल नहीं थे, जिनके जो 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 सरकर्दा जो उनके मेम्बरान थे, उनको कोई उसको जो है उनको पार्टी से फोर्स करके निकलवा लिया गया, या फर्ज कीजिए उनको उनसे कहा गया कि पार्टी छोड़ दें। तो उस सिलसिले में फिर भी जिस तरह से वोट हुए थे, मैं खुद उसका मैंने देखा था, लाहौर में था मैं उस जमाने में, मुझे अंदाजा था कि क्या हो क्या रहा था। मेरे लिए तो बिल्कुल एक लिहाज से बहुत ही सरप्राइज थी जिस तरह से लोग बाहर निकल के एक अननोन कैंडिडेट अगर कहा जाए तो उसको वोट इसलिए दे रहे थे कि उसको सपोर्ट जो है वो पीटीआई के हाथ से थी। अगर सही इलेक्शन के अगर रिजल्ट है तो जैसे मैं एक टीवी के साथ कमेंट्री कर रहा था, तो उसमें 4 बजे तक, 8 तारीख की 4 बजे तक जो रिजल्ट आए थे हमारे पास, उसमें नवाज शरीफ लाहौर से हार चुके थे और तकरीबन वाइप आउट हो चुकी थी पीएमएलएन। ख्वाजा आसिफ जितने जो तकरीर फरमा रहे हैं, वो 40,000 वोट से हार रहे थे। अब मसला ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ही हुआ।
ये मैं नहीं कहता हूँ कि रिगिंग नहीं हुई, पहले भी हमेशा पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन 90 के इलेक्शन जो है सबसे ज्यादा होते हैं, जिसके आप सारी हकीकत सामने आ रही है। लेकिन इस तरह के जो इलेक्शन में फिर उसके बाद एक पार्टी बावजूद इन तमाम चीज एक लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन जाती है, उसकी हुकूमत होती है केपी में, एक प्रोविंस के अंदर। पंजाब में ऑलमोस्ट जो है वो उसकी ताकत जो है इतनी है जितनी कि इस वक्त हुक्मरान पार्टी की है। तो आप मुझे बताइए कि आप इन तमाम चीजों को आप कैसे बिल्कुल ही रिवर्स कर सकते हैं, ताकत के तौर पे नहीं कर सकते। वो ताकत भी आजमा के देख लिया है ना। तो मेरे ख्याल ये जो घबराहट नजर आ रही है हमें, जो जिस किस्म की बातें आपको नजर आ रही हैं, वो सिर्फ इसी चीज का इजहार है, क्योंकि उनको अंदाजा ये है कि जो उनका कंट्रोल है, लीवरेज, एक लीवरेज जो है पार्ट है, जो ताकत के उसमें और इदारों पे कंट्रोल जो हो सकता था वो खत्म हो चुका है। और यही चीज जो है दोनों के लिए कही जा सकती है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इस हुकूमत, क्योंकि जब हम इसको अलहदा नहीं कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को इस हुकूमत के साथ अलहदा नहीं कर सकते हैं, दो अलग अलग वो एंटिटीज नहीं है, ये एक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस हुकूमत एक इनकी ही है। तो अब मसला ये आता है कि वो किस तरह से करेंगे। लेकिन देखें इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, एक तरफ तो ये है कि जो पॉपुलिस्ट क्लास से जो पार्टी जो है जो इक़्तिदार से बाहर है, उसकी ताकत मौजूद है बावजूद तमाम चीज़ों। दूसरी तरफ जितने मसाइल बढ़ रहे हैं इस वक्त, जो इकॉनमी की जो सूरत हाल है, इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, बजट के बाद तो और ज्यादा जो है मिडिल क्लास जो है तकरीबन दबाओगे, तो जो रही सही उनकी थोड़ी बहुत वो थी, वो भी खत्म होती हुई नजर आती है। हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन। दूसरी एक और बात भी है कि देखें इस वक्त मुल्क के को जो है एक, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस है या इकोनॉमिक क्राइसिस, इज अ सिस्टमिक क्राइसिस पाकिस्तान गोइंग थ्रू। और यही चीज हमें नजर आती है, जो क्लैश है अमंग डिस्ट्रीब्यूशन या ये तमाम चीजें भी जो नजर आती हैं। और उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं इतने गहरे हैं। 2 दिन के अंदर 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है हमारे ये शहीद हुए हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। 10 सोल्जर एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। जी। तो अब अच्छा, मसला ये है कि खत्म करिए अपनी बात जी। हाँ नहीं, मैं ये बात कर चले आगे। अच्छा, तो जाहिद साहब, अब इस पे आगे का जो सवाल मेरे दिमाग में है, वो ये है कि आपने वैसे ही कह दिया कि घबराहट है, तो आई वुड अस्यूम कि यू वुड एग्री विद द फैक्ट कि ये जो मिलिट्री रूल विद सिविलियन फसाड है, ये सारी चीज़ें जो ये करने की कोशिश इस वक्त कर रहा है, ये इसकी कमज़ोरी की अक्कासी एक तरह से करता है, स्ट्रेंथ की नहीं। आपके कॉलीग हैं, मैं उन्हें बड़ा क्लोजली फॉलो और रीड करता हूँ, फॉर्मर कॉलीग हैं आपके। उन्होंने आज ही शायद फाद हुसैन साहब ने द फ्राइडे टाइम्स में लिखा है कि अब वो पॉपुलिज्म और पावर का मुकाबला था तो पावर हावी हो जाता है, लेकिन अब वो पॉपुलिज्म जो है यानी कि पीटीआई, वो भी पावर उसके पास एक तरह से आ गई है, और वो बढ़ती चली जा रही है। तो अब बात कहाँ तक जाएगी, ये किसी को मालूम नहीं। आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ही है इस वक्त, बेसिकली इनको एक तरह देखना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि इस सेटअप के अंदर, हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट साइड के अंदर, एक व्यू ये भी पाया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, बिलखसूस फौज के अंदर भी दो कैंप्स हैं। एक कैंप जो है वो अभी भी बहुत प्रो पीटीआई, प्रो इमरान खान है। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि इन अ वे देव गॉन नेटिव, कि उन्होंने जो चलाया 20 साल बढ़ाया पीटीआई को, तो उन्होंने जो बेचा नैरेटिव वो अब खुद इंटरनलाइज भी हो चुका है फौज के अंदर, जिसकी वजह से भी हमें इंस्टेबिलिटी एक तरह से नजर आ रही है और आती रहेगी। ये मेरा व्यू है। आई वुड लव योर थॉट्स ऑन के ये जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की दरार को या चीफ के अपने पावर को किस तरह हमें असेस करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी अल्टीमेटली पावर रिजाइड विद द चीफ, कुछ लोग कहते हैं कि चीफ जो है वो पावर डिराइव करते हैं कोर कमांडर से, और हमें देखना चाहिए कि ऑफिसर लेवल पे डिवाइड है। आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर, इफ यू लुक एट द मिलिट्री इटसेल्फ? देखिए ये बात सही हो सकती है कि आर्मी जो है, जो सोल्जर्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, वो इसी सोसाइटी से आते हैं। तो जो भी सियासी एक ट्रेंड हो रहा होता है या जो भी बेचैनी होती है उसकी के पास पहुंच होती है। लेकिन पाकिस्तान के जो मिलिट्री है, अगर देखा जाए तो बड़ी उस टाइप के हायरार्किकल है, जो कि बिल्कुल एक डिसिप्लिन के अंदर रहती है। माजी में भी हम देखते थे कि जो मिलिट्री जो डिक्टेटर्स थे या हुक्मरान थे, जरूरी नहीं था कि वो बहुत ही पॉपुलर थे अपने
या जुल्फिकार भुट्टो को जो फांसी के फैसला हुआ था, अब हम सुनते हैं कि अंदर बहुत ज्यादा वो था, इफलात है। लेकिन मसला ये है कि जो फैसले होते हैं वो पूरी एक इंस्टीट्यूशन के फैसले। तो ये तमाम चीजें अभी भी यही है कि ये कहना कि जो है तकसीम है, लेकिन तकसीम जो है उस तरह से वो नहीं होती है, कि डिवीजन उस तरह से नहीं होता है कि कोर्ट कमाया जाए। लेकिन पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, द मोस्ट पावरफुल पोजीशन है anywhere. He can sack a three-star general without and without giving any explanation. अब वही बात आती है कि जो है ये सारी चीजें एक हद तक तो है, कह सकते हैं। जैसे आप नाइन्थ में, मेरा अपना जाती ख्याल है कि इट वॉज एन इंटरनल टेम्पर इंटरनल coup ऑल्सो, बट उसमें आप खुद देख लें कि जो बात अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल, दो मेजर जनरल, 8 ब्रिगेडियर्स एंड 134 अदर ऑफिसर्स वर and investigation was also being conducted against some other. तो ये एक क्या चीज थी? नहीं, इट वाज नॉट एक्चुअली पीटीआई तो नहीं कर ये बड़ी सकती। आपने इम्पोर्टेंट बात रेज की है, ये हमारे ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम में डिस्कस नहीं होती, लेकिन 150 के करीब हम कह सकते हैं टॉप ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी वर सैक्ड एज तो एन उसको और आउटकम आगे ऑफ। भी चले, एक और आगे भी चले, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें वन सन इन लॉ ऑफ फुल जनरल फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक दो टू वाइफ्स ऑफ रिटायर्ड मेजर जनरल्स, और सिर्फ अदर्स। तो मतलब ये था कि मैं एक वाकया अगर बता दूं तो उससे आपको फौज के अंदर जो अभी ट्रेंड या रिटायर्ड ऑफिसर्स के अंदर ट्रेंड आ रहा था वो आपको बात देते हैं। 2021 की बात है, मैं शायद आपको पहले के बताया था, 2021 की बात है, नवंबर की, जब नवाज ये इमरान खान was still in power, तो बाजवा ने से मेरी बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी, वो खुद मतलब। तो उसमें एक उन्होंने, मैंने उनसे पूछा था कि आपने इमरान खान को क्यों सपोर्ट किया। तो कहते हैं कि उस वक्त जो सूरत हाल थी 18 में, वो ये थी कि मैंने अपने ऑफिसर, उनका तरीका होता है कमांडिंग ऑफिसर, ये नहीं होता है कि आर्मी का जो चीफ है वो अपने तौर पे फैसला कर लेता है। दे ऑलवेज एक्चुअली जो साउंड आउट के कितना क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। तो उन्होंने अपने कहा जी, ओपिनियन पोल्स रन कर रहे होते हैं। नहीं वो करते हैं अपना, उनका एक तरीकाकार है, क्योंकि वो ये जरूरी होता है उनके लिए। तो कहते हैं मैंने वो अपने कमांडर्स को बुलाया, जैसे फॉर्मेशन कमांडर, इसमें 90% लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ को तो आना ही नहीं, एक करप्ट आदमी है, इसका मतलब ये है इमरान को वोट देना है, को लाना है, सब वोट क्या देना है। तो ये जो है, फिर उन्होंने कहा हमने उनकी बीवियों को बुला लिया, तो 99% लोगों का ख्याल था। तो अब ये था, ये ट्रेंड था। अब मसला ये था कि अब पूरे थ्रू आउट एक प्रोसेस बिल्ड किया गया जिसमें इमरान खान का जो है इमेज पे गिरा। उसके बाद सडनली जो है जो चेंज ऑफ टैक हुआ, या जो कुछ भी कह लें, तो उसके बाद जो है यकीनी तौर पे फौज के अंदर तो इसका असर था। इसलिए मैंने आज तक कोई रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर नहीं देखा है जो कि यानी इन इक़दाम की तायद करता हो। लेकिन ये कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट इज अ वेरी रूथलेस ऑल्सो। जब मैं ये हमेशा कहता हूँ, जब वीक होता आदमी तो बहुत ज्यादा रूथलेस भी होता है। जिस तरह से पेंशनें बंद की गई हैं, जिस तरह से रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स के साथ जो खौफ के आलम में रहे थे, ये भी हुआ है। जी, तो और मसला उसके ये अंदर ये भी ऑडियंस को समझने की रहते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि जो जैसे हम कह सकते हैं सोशल मोबिलिटी का जो कर्व है फौज के अंदर वो बड़ा स्टीप है। आप एक लेवल के बाद बड़ी तेजी से आप ऊपर आपका लाइफस्टाइल बेनिफिट्स प्लॉट्स पर्क्स ग्रो करते हैं। तो एक ये भी तरीका है ना, आपने ऐसे पेंशन और बेनिफिट्स की बात की, कंट्रोल यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन करने का। बहुत सारी थी, लेकिन यही बेसिकली दोनों चीज समझनी चाहिए कि जो प्रेजेंट मिलिट्री कमांड और जो है एक एक पर्सनल लड़ाई भी हो गई है बिटवीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड इमरान खान, बहुत ही पर्सनलाइज्ड। तो मसला ये है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे आर्मी, उनको भी समझ में तो आती होगी जो बंदे फील है कि क्या सेंटिमेंट्स ऑन द ग्राउंड क्या है। लेकिन ये कोई, अगर ये कोई सोचता है कि वो डिवाइड हो गए, कोई ये हो जाएगा वो, तो एक बल्कि अच्छी बात है, कम से कम ये नहीं है, वरना हम जो है वो लीबिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की तरह हो जी जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि जो फॉल्ट लाइन्स है सारी के सारी अब बाहर खुल के सामने आ गई। तो मैं उसको दूसरी तरह एनालाइज करता हूँ, मैं इसको इस पे नहीं जाता हूँ कि इतना पावर पॉपुलिज्म इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ सर्टन जो है सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन, हवा में नहीं होती है, और वो खुद ब खुद जो है ये पावर। तो मसला ये आता है कि मैं एक सबसे बड़ी बात है कि जो जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं
पावर स्ट्रक्चर के इसके अंदर जो है स्ट्रक्चरल जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कभी हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर तब्दीली आ रही है, उसका एहसास, उसका जो है एक एक एस्पिरेशन है। दूसरी बात ये कि जो लोग भूल जाते हैं कि एक लिहाज से जो लोगों के अंदर, आप यंग एलिमेंट्स को देखें, मैं तो मिल सकता हूँ सबसे, और पढ़े लिखे हैं खास तौर पे, सबसे बड़ा जो गुस्सा है जिसकी वजह से जो इमरान खान को इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल जाती है, डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाती है, वो ये है कि ये टू पावरफुल पार्टी और टू पावरफुल फैमिलीज हैव बीन कंट्रोलिंग पावर फॉर सो लॉन्ग। ये बहुत लोग इनको नहीं देखते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप मुझे बताइए कि जब नवाज शरीफ को लोग देखते हैं, पढ़े लिखे या यंग लड़के जो उनके एक्सपोजर पीए पढ़ते, अगर देखते हैं कि एक मीटिंग हो रही है पीएमएलएन की, जिसमें अगर देखा जाए टॉप कौन से बैठे होते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम शरीफ एंड डार, डार शरीफ भी हो गए वो तो। लेकिन मसला ये है कि द पीपल आर नॉट सो, मैंने जो है वो तब्दीली की जो है सारी जगहों पे एक चीज होती है। इमरान खान की तब्दीली की नारा है, बहुत ही एक लिहाज से रेटरिक है, इट्स नथिंग इन देयर मोस्ट सब्सटेंट इन इट, बट इट डज अफेक्ट बिकॉज ये जो है एक सेंटिमेंट जो है इनके खिलाफ, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ वो है। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको लोग अमूमन भूल जाते हैं। आखिरी सवाल, जाहिद साहब, कहाँ आप इसे जाता हुआ देख रहे हैं अब? क्योंकि दरार आपने कहा सामने आ गई है, एक तरह से कमजोरी भी हमें नजर आ रही है। टीएलपी वापसी सड़क पर है, फैजाबाद पे धरना डाले हुए है, वो एक अलग नया, उस पे भी थियरीज चल रही हैं कि क्यों, कैसे, कब वापसी ये आ गए और क्या इसका क्या ये रिफ्लेक्ट करता है। क्या चीज़ें हैं जो आप अगले, लेट से 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पाकिस्तानी सियासत में, बट लेट से थ्रू जुलाई एंड अगस्त में, अगले 8-10 हफ्तों में, क्या आपकी टॉप ऑफ माइंड रहेगा जो आप एनालाइज करेंगे और जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो पाकिस्तानी सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्या उन्हें देखना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मेरे ख्याल जो सूरत हाल है, एक कंप्लीट डेडलॉक, पॉलिटिकल डेडलॉक इसको कहते हैं। एक कन्फ्रंटेशन तो है, लेकिन मतलब ये है कि एक ऐसी सूरत हाल बन के आई है जहां से ये दोनों के लिए, दोनों फरीकों के साथ निकलना मुश्किल होता है। हुकूमत ये जो इस वक्त जो पास है, तो वो जो है उनके लिए जो है अब एक और भी कोशिश हो सकती है। मुझे लग रहा है, खौफ आ रहा है कि इमरजेंसी रूल नाफिज कर, और उसकी जवाब भी बनाए जा सकते हैं। आपने एक चीज का जिक्र किया कि धरना, धरना जो है वो एक खतरनाक लफ्ज है, और जो कि पहले माजी में भी हम देखते आए हैं कि किस तरह से एक लिहाज से किया जाता है, ऑर्गेनाइज ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है, फिर उसका एक जवाब भी किया। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन, एक जवाब बन के आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरनाक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस सूरत हाल में एक ऐसी हुकूमत, एक अगर फर्ज कीजिए एजेंसी नाफिज करती है जहाँ पे उसकी अपनी लेजिटिमेसी जो है क्वेश्चनेबल है, जहाँ पे एक अपोजिशन एक बहुत ही पावरफुल नजर आती है, पब्लिक सेंटिमेंट्स उसके खिलाफ है हुकूमत के, तो उस वक्त अगर इस किस्म के इकदाम किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल एक लिहाज से तबाही की तरफ जा सकते लेकिन सर, हैं। अगर और मैं एक इंटरप्ट करूं आपको, इमरजेंसी लगाने के लिए अब 18वीं तरमीम के बाद वो इतना आसान काम नहीं है जितना होता था। तो बिल्कुल मैं सही कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे फिर अगर इस तरफ जाते हैं तो पहली आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी, क्योंकि वहां आपने इंटरवीन करना पड़ेगा। आई एम गेसिंग कि आप वो भी समझते हैं कि दिस वुड ऑल्सो बी वेरी डेंजरस गिवन द डायनामिक्स है। इन इन खैबर पख्तूनख्वा। ऑलरेडी देख लें कि क्या असर क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा इस मैदान जंग बना हुआ है, और इसके बाद जो जो टेररिज्म की जो है वो एक स्पेस उसको मिली है। एक एक लिहाज से जो एक ब्रेकडाउन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ है, उसको भी एक तरबियत पहुंचती है। और ख़ास तौर पे जब आप एक जो कन्फ्रंटेशन है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ओपन ये बात आती है। तो उसमें आप एक ऐसे इलाके में आप जब आए, तो वो आप, जब मैं आज बात कर रहा था कि 10 लोग एक दिन में सोल्जर्स होते हैं, वो, और वो भी ये फॉर्मर फाटा एरिया में नहीं है, ये बन्नू शहर में। पन्नू जो है वो आपका पहले से जो है क्लास से सूबे का हिस्सा है, वो बाद में इसको मर्ज नहीं किया गया। जब ये सूरत हाल यहाँ हो जाती है तो आप बताइए मुझे कैसे काबू करें। एक तो बात हुई,
और दूसरी बात यह आती है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो है के बगैर कोई कंसेंसस भी नहीं बन सकती है कि आप जो है एक्सकेरिज्म के खिलाफ जो लड़ाई करने जा रहे हैं या जो आपको के खिलाफ कार्रवाई करनी है वो नहीं बन सकती। तो अब मुझे खौफ जो आ रहा है वो ये है कि कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। अब मसला ये है कि क्या होगा उसके बाद, अगर पाकिस्तान में ये सूरत हाल पहले होती तो मिलिट्री जो है मुदाखलत हो जाती है, लेकिन इस वक्त मिलिट्री खुद भी एक फरीक है, इसमें पावर का एक हिस्सा है। फिर क्या होगा अगर कोई ऐसा जो है इंतहाई इकदाम करते हैं, तो फिर जो है मेरे ख्याल मुल्क की अपनी बका का भी सवाल बन के आता है। मैं समझता हूँ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन के आती है। कैसे बाहर निकलेंगे इस वक्त मैं भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सूरत हाल बहुत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती। ओके, ऑन दैट सॉम्बर नोट, जाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। एंड आई एग्री विथ यू कि ये स्टेटस को जो है जिस तरफ ले जाया है और जिस तरफ इसे ले जाया डबल डाउन किया जा रहा है, इट्स वेरी डेंजरस। तो लेट्स होप के सेनर हेड्स प्रिवेल, ऑल्दो नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, बट विल कीप एन आई आउट एंड ऑलवेज लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, योर राइटिंग, योर टाइम। सो थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त निकाला ऑन शॉर्ट नोटिस, एंड विल वॉच आउट फॉर योर कॉलम next चलें, tomorrow in the next 24 hours. Thank you. यही है जो कि आज मैंने कह दिया उससे ज्यादा जी, नहीं। शुक्रिया चलें, बहुत थैंक बहुत। खुदा हाफिज। यू।